भारत गुरुकुल में मेरे प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा सिर पर है और सबसे बड़ा प्रश्न जो हर विद्यार्थी के मन में रहता है, मेरे ग्रुप में 700 विद्यार्थी हैं और अक्सर यह प्रश्न आता रहता है कि कितना लंबा, कितना उत्तर होना चाहिए, कितने पृष्ठों में हम लिखें। देखिए, मैंने सोचा कि इस बात का एक समुचित उत्तर आपको दूं। आप अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट से पुराने प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करें। उनमें हर प्रश्न के साथ लगभग कितने शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया है, आप देखिए। 5 प्रश्नों का 15 नंबर, 5 अंकों का, 15 अंकों का, 20 अंकों का, अलग अलग शब्दों का उसमें लिखा हुआ है। उसको अगर सब मिलाकर आप सारांश निकालें तो वो आपको पता चल जाएगा कितने शब्दों के अंदर होना है। और दूसरी बात है कि परीक्षा का उत्तर शब्दों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपका जो आपकी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन कैसा है, वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक ढंग से उसको सजावट उसकी कैसी है, यह सब चीज़ें अगर उस पर ध्यान देंगे तो आप अगर कम भी लिखे हैं तब भी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आज मैं परीक्षा में उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे, खासकर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। और जो उसके नीचे निचले स्तरों में है वे इन सभी बिंदुओं का अभ्यास करें। और साथ ही शब्दों की संख्या उनके लिए कम हो सकती है, लेकिन सजावट का जो अभ्यास है उनको मैट्रिक क्या कहते हैं, जो हाई स्कूल के स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी उन्हें इस सजावट का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए हम लोग कैसे प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरू कैसे करें? सबसे पहले हर पृष्ठ में आप बाईं ओर कम से कम 1.5 इंच का हाशिया छोड़ें। 1.5 इंच मतलब 3 उंगलियों के बराबर इतनी जगह आप बाईं तरफ छोड़कर एक लकीर, सीधी लकीर खींच लें स्केल के सहारे। यदि स्केल नहीं है तो आप पृष्ठ को वहाँ पर उसी जगह मोड़ सकते हैं। मोड़ के छोड़ देंगे तो वो मोड़ा हुआ आपको मार्जिन का जैसे दिखाई देगा, बल्कि अधिक सुंदर लगेगा और आपको समस्या नहीं होगी। फिर हाशिए की बाईं ओर आप मतलब हाशिए के बाहर आपको प्रश्न लिखकर उसका योजक चिन्ह देकर प्रश्न संख्या लिख देंगे। प्रश्न पत्र में जो संख्या है, मान लीजिए 5वें प्रश्न का उत्तर आपने पहले शुरू किया तो प्रश्न संख्या 5 या प्रश्न योजक चिन्ह देकर के 5 लिख करके बिंदु दे दीजिए। उसके बाद अंदर आप उस प्रश्न को उतार लीजिए। ये जो चीज़ है, मैं एक चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ। कुछ विद्यार्थी देखा गया है, कुछ विशेष क्षेत्र के लोग, खैर यहाँ बताना उचित नहीं होगा। विद्यार्थी, मान लीजिए विद्यार्थी ने 5वें प्रश्न का उत्तर पहले लिखा है, उसका उत्तर पहला उत्तर है, उसने लिख दिया प्रश्न 1 उत्तर 1 या प्रश्न 5 उत्तर 1। ये अपनी ओर से एक संख्या उसमें देने से उसमें जो जांच करता है वो भ्रम में पड़ सकता है और उसमें उसको समस्या आएगी, तो झुंझलाहट भी आएगी और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और आप अगर अलग प्रश्न संख्या लिख देते हैं तो वो देखेगा, आपने मान लीजिए प्रश्न 1 लिखा या उत्तर 1 लिखा और वह है 5वां प्रश्न पत्र में, वो 1 पर प्रश्न पत्र में 1 में देखेगा कि अरे इसमें तो ये प्रश्न है नहीं, तो
वो झुंझलाएगा, पता नहीं कहाँ से ले गया। वो जांचकर्ता थोड़े ही प्रश्न पत्र को रट के रखा है कितने नंबर में कौन सा प्रश्न है। दूसरी बात है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप प्रश्न पत्र में जो संख्या जिस प्रश्न को दी गई है वही संख्या लिखेंगे, अपनी ओर से कोई बदलाव नहीं करेंगे। दूसरी बात है, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं क्या प्रश्न लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बात मैंने अभी बताई, क्या जांचकर्ता सभी प्रश्नों को रटकर याद रखा है? आपने अगर प्रश्न लिख दिया, प्रश्न संख्या 5, और उसके अंदर 5वां प्रश्न आपने काली या गाढ़ी नीली स्याही, गाढ़ी स्याही से लिखेंगे, एक अलग स्याही से लिखेंगे, प्रश्न को उतार दिया, तो क्या होगा कि उसको और मिलान करने की ज़रूरत नहीं है प्रश्न पत्र से, उसका समय बचेगा और वो खुश हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न लिखने के बाद आप एक पंक्ति छोड़ दीजिए, एक लाइन जो आपको रूलर वाले कापी ही दी जाती है परीक्षा में, तो एक लाइन उसमें से आप छोड़ दीजिए खाली, तो उससे पता चलेगा यह प्रश्न है और इसके बाद उत्तर है। फिर जहाँ उत्तर आप शुरू करते हैं, फिर हाशिए के बाहर आप लिखिए उत्तर, उत्तर के पास और संख्या मत लिखिए कुछ, कि वो समझ जाएगा कि जो प्रश्न ऊपर लिखा है उसी का उत्तर विद्यार्थी लिख रहा है। अगर संख्या लिख देंगे तो उसको फिर जांचना पड़ेगा कि कहीं ये कोई किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, इसलिए वहाँ सिर्फ उत्तर लिखिए एक लाइन छोड़कर प्रश्न के बाद, और अपना उत्तर लिखिए। उत्तर जब लिखते हैं तो उस पर उसके सामने आप लिखिए अंदर उत्तर की रूपरेखा, उत्तर की रूपरेखा लिखकर कुछ जगह छोड़ दीजिए। या तो उत्तर की रूपरेखा आप पूरा लिख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, लेकिन वह रूपरेखा आपके, आप जब लिखते हैं, लिखने के समय सरस्वती की प्रेरणा आती है, कुछ नई चीज़ें आपको याद आ गई और आपने उत्तर में लिखा, उसको बाद में उत्तर की रूपरेखा में जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उसके उचित स्थान पर उसको जोड़ना चाहिए। इसलिए आप पर्याप्त जगह छोड़ दीजिए उत्तर की रूपरेखा लिखने के लिए, और उसके बाद जब उत्तर पूरा लिख लेंगे, अंत अंत मतलब परीक्षा ये क्या उत्तर खत्म होने के बाद आप उत्तर की रूपरेखा जो स्थान छोड़ा हुआ है उसके अपने उत्तर के हिसाब से देख देख के भर दीजिए। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए जांचकर्ता जब देखता है उत्तर की रूपरेखा में कौन से बिंदुओं को आपने स्पर्श किया है, तो उसको अंदर बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वृत्ति नज़र से हो सकता है कि थोड़ा सा देखकर आपको समझ जाएगा कि विद्यार्थी का अध्ययन कितना गहरा है। उसके बाद उत्तर की रूपरेखा के बाद उसमें उत्तर की रूपरेखा के नीचे थोड़ा सा मतलब हाशिए से और अंदर थोड़ा सा 1 इंच और छोड़कर उत्तर की रूपरेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके उसको आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं, अगर स्थान की मतलब समस्या हो सकती है। इसलिए उत्तर की रूपरेखा में 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, फिर उसके दाहिने तरफ एक रेखा खींचकर फिर लिख देंगे 8 9 10 11 12 इत्यादि, ऐसे 2 कॉलम में आप उत्तर की रूपरेखा लिख दीजिए। उसके नीचे उत्तर की रूपरेखा आपने लिख दी, और अभी क्या करेंगे, आप हर शीर्षक पर अपना उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। तो उत्तर की रूपरेखा में कौन से बिंदु हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक औसत रूपरेखा हमने बनाई है। जो पहला है वो है प्रस्तावना यानी पाठ का परिचय। यह 4-5 पंक्तियों में हो, आप कौन सी मतलब प्रश्न किस कृति के बारे में है और उस कृति का महत्व क्या है, और वो जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का महत्व क्या है, लेखक का नाम क्या है, उस पुस्तक या उस कहानी या नाटक या कविता का प्रकाशन कब हुआ, किस पत्रिका में या किस प्रकाशक ने उसको प्रकाशित किया, कौन से वर्ष में प्रकाशित किया, यह सब आपको लिखना है प्रस्तावना में।
उसके बाद दूसरा बिंदु जो आता है, कवि या लेखक का परिचय, उनकी श्रेष्ठता के बारे में 4 पंक्तियाँ। क्या लिखेंगे? मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में लिख रहे हैं, गोदान का प्रश्न आया है, या और कर्मभूमि का प्रश्न आया है, तो आप, या मान लीजिए पूस की रात कहानी, या परीक्षा कहानी, या बाबा का भोग, या ठाकुर का कुआं, कोई भी कहानी का आया है, या महादेवी वर्मा की कविता का आया है, या महादेवी वर्मा का जो ठकुरी बाबा वो पाठ है उस पर प्रश्न आया है, तो कोई भी कविता हो, रिपोर्टाज हो, संस्मरण हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, उस लेखक की विशेषता क्या है, उनकी श्रेष्ठता क्या है। मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण से आपको समझने में आसानी होगी। जैसे प्रेमचंद को आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे रूसी साहित्य में लियो टॉल्स्टॉय, अंग्रेजी साहित्य में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उड़िया साहित्य में फकीर मोहन सेनापति को जो स्थान प्राप्त है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को प्राप्त है। तो इस तरह से अगर आप तुलनात्मक ढंग से लिखेंगे, उससे क्या होगा, जांचकर्ता के मन में समझ में आएगा कि विद्यार्थी का अध्ययन बहुत गहन है, दृष्टि बहुत व्यापक है, और इस विद्यार्थी को अधिक अंक मिलने चाहिए। तो उनके श्रेष्ठता के बारे में लिखा। उसके बाद थोड़ा सा 4-5 पंक्तियां लिखने के बाद उपशीर्षक देंगे जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु, उनका जन्म तिथि तारीख की जरूरत नहीं है, सिर्फ जन्म वर्ष और मृत्यु कब हुई, और मृत्यु के समय उनको क्या तकलीफ थी, किस तरह से उनकी मौत हुई, बीमारी से गए या स्वाभाविक मृत्यु थी, या मार डाले गए, जैसे औरत नाटक में सफदर हाशमी उनके उस नाटक के लेखक हैं। आपकी किताब में लिखा है कि यह सामूहिक लेखन है, सामूहिक लेखन नहीं है। सफदर हाशमी स्वयं लिखते थे, जैसे आप लिखते हैं, आप अपने गुरुओं को दिखाते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, वो थोड़ा सा संशोधन का प्रस्ताव देते हैं, इसका मतलब वो सामूहिक लेखन नहीं हो गया, वह आपकी ही कृति है। लेकिन सफदर हाशमी वामपंथी थे, तो वामपंथ में सामूहिकता का ज़्यादा वो होता है, इसलिए वो लोग कहते हैं ये सामूहिक लेखन था, ये गलत है। तो चलो जो भी है, सफदर हाशमी मार डाले गए दिन दहाड़े, कांग्रेसी गुंडों के द्वारा लोहे की छड़ों से पीट पीट कर उनको इस कदर घायल कर दिया गया कि वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वे नाटक करते थे, पथ नाटक, जो रास्ते में नुक्कड़ नाटक करते थे, और वो इतना प्रभावशाली होता था कि उससे सरकार की चूलें हिल गई थी, और उनको केंद्र सरकार अपने मार्ग का रोड़ा समझती थी और उन्हें मार डाला गया। तो ये चीज़ें जो हैं, जिस लेखक के बारे में आप लिख रहे हैं उनके जन्म मृत्यु के बारे में लिखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और बना सकते हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन, जन्म मृत्यु के बाद 2.2 इसको कर सकते हैं। मैंने 2.2 में साहित्य कृतियाँ लिखा है, संक्षेप करने के लिए आप उसको विस्तार कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक जीवन उनका कैसा था, जैसे उनका विवाह कैसा हुआ, वो कितना सफल हुआ, प्रेमचंद ने दूसरी शादी की थी, महादेवी वर्मा जीवन भर विधुरा रहीं, उनका बाल विवाह हुआ था, इत्यादि इत्यादि, जो भी वो सब बातें हैं। सामाजिक जीवन लिखेंगे। आर्थिक जीवन कैसा था, प्रेमचंद का जीवन संघर्षमय था, महादेवी जी महाविद्यालय में पढ़ाती थी, तो ये जो चीज़ें हैं उसको विस्तार से लिखेंगे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में अध्यापक रहे, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, फिर उनको निकाल दिया गया, क्या क्या हुआ, षड्यंत्र रचा गया, इत्यादि इत्यादि, वो सब लिखेंगे, आर्थिक जीवन और संघर्ष। फिर अगला उपशीर्षक होगा साहित्यिक कृतियाँ। साहित्य कृतियाँ जो मान लीजिए उपन्यास के बारे में लिखा गया है तो आप उपन्यासों का पहले जिक्र करेंगे, कविताओं का लिखा गया है तो कविताओं का जिक्र पहले करेंगे। उस लेखक या कवि की रचनाओं के बारे में वहाँ पर आप विस्तृत नहीं, संक्षिप्त रूप से आप लिखेंगे। मान लीजिए उपन्यास लिखा गया है, सिर्फ उपन्यास नहीं लिखेंगे,
उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने अनुवाद भी किया है, हाँ, संस्मरण लिखे हैं, या जो कुछ उनकी रचनाएं हैं उनमें से सबसे दो चार का उदाहरण दे देना जरूरी है। और हो सकता है कि अगर प्रकाशन वर्ष आपको याद हो, प्रकाशक का नाम तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर है तो वो संपूर्ण चीज़ें आप लिखेंगे साहित्य कृतियों के इसमें। फिर तीसरा जो आता है, संपूर्ण कृति का अति संक्षिप्त सार और उद्देश्य। यहाँ पर प्रश्न मान लीजिए है भारतेंदु के बारे में, भारतेंदु के जो क्या अंधेर नगरी के बारे में मान लो प्रश्न है, तो अंधेर नगरी का सारांश अत्यंत संक्षिप्त रूप से 8-10 वाक्यों में आप उसको आपको लिखना है। यद्यपि प्रश्न में सारांश नहीं पूछा गया है, लेकिन आपका उत्तर जरूर उस कथानक के इर्द गिर्द घूमेगा, इसलिए आपको सारांश लिखना है। एक महंत थे, उनके 2 शिष्य थे, वो भिक्षाटन पर गए, एक नगर में पहुँचे, वहाँ पर गुरु ने शिष्यों को समझाया कि लोभ नहीं करना है, जितना भी मिलता है उसी से संतुष्ट होकर के वापस आ जाना है। दोनों शिष्य गए, एक शिष्य तो भिक्षाटन करके वापस आ गया, दूसरा शिष्य जो है वो है, देखा उसने कि हर चीज़ 1 सेर, 1 रुपया सेर, हर 1 सेर जलेबी भी 1 रुपया सेर, चना भी 1 रुपया सेर, आटा भी 1 रुपया सेर, हर चीज़ 1 सेर का 1 रुपया। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा और खुश हो गया, और उसने जलेबी खरीद ली, क्या क्या सब खरीद लिया। खरीद के आके गुरुजी से बोला कि गुरुजी यहाँ तो बड़ी किफ़ायत है, यहाँ रहना चाहिए। तो गुरुजी हंसे, उन्होंने वापस लौटने के लिए बोला। तब ये जो गोवर्धन दास जो दूसरा शिष्य है वो नहीं गया, बोला नहीं गुरुजी मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ बड़ी किफ़ायत है और यहाँ जीना आसान है, मैं क्यों आपके साथ दर दर भटकता रहूँगा, नहीं गया। तो वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई, वो वहाँ का राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इस तरह से वो अंत में उस गोवर्धन दास को ही फांसी पर लटकाने के लिए एक हास्य नाटक है। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इनका स्वभाव एक विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। जिसका स्वभाव जैसा होगा वो वैसा ही सब लिखेगा, वो हर चीज़ में उसका हास्य रहेगा या गंभीर। जो आप महादेवी का देखिए, महादेवी में जो समाज के लिए समर्पण, आकर्षण, हाँ, और गरीबों के प्रति उनकी जो ममता और ईश्वर के प्रति जो ललक, ये सारी चीज़ें एक साथ प्रस्फुटित होती हैं। चाहे उनकी कविता ले लीजिए, चाहे उनका संस्मरण ले लीजिए, चाहे रेखाचित्र ले लीजिए, चाहे कहानी ले लीजिए, तो ये चीज़ जो है ये आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद सारांश लिखने के बाद उद्देश्य क्या है उसको उपशीर्षक बना सकते हैं। इस कृति का उद्देश्य क्या है, हाँ, हर कृति का एक उद्देश्य होता है। उसमें क्या है, वो रूढ़िग्रस्त ये रूढ़िवाद का खंडन, फिर जो बेवकूफ़ी जो राजा करता है उसके बारे में, ये सब उद्देश्य जो है कि जनता को जागरूक करना इन सब चीज़ों के प्रति उद्देश्य है। जैसे प्रेमचंद की रचनाओं में गरीब तबके का, जातिवाद का विरोध, जैसे धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, जैसे मजहबी मान्यताओं का खंडन, ये सब प्रेमचंद में मिलता है। आप कर्मभूमि में देखिए, वो जो मुन्नी एक ये महिला है, मुस्लिम महिला है, उसको समाज से निकाल दिया जाता है, तो वो है एक जो हिंदू लड़का है, उसने उसको आश्रय दिया और अंत तक उसका निर्वाह किया। लोगों ने काफ़ी बातें बनाई, उसकी काफ़ी आलोचना की, बदनामी की, इत्यादि इत्यादि, काफ़ी कुछ सारा झेलते हुए उसने वो अपने अपने क्या कहते अपनी नीति पर अडिग रहा। यहाँ आप देखिए, जो भी आप लिखते हैं उस समय आपको अगर कुछ किसी दूसरे कवि की कुछ पंक्ति याद आ जाती है, हाँ, या कोई श्लोक याद आ जाता है, आप वहाँ पर लिखिए। जैसे अभी मैं बोला कर्मभूमि के उस लड़के के बारे में, श्रीकांत शायद क्या नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वहाँ वो नीति पर अडिग रहा। तो नीति पर अडिग रहना, एक श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणः अथवा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु अथवा गच्छताम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु
युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न धीराः। इस श्लोक को लिख सकते हैं। लिखने से आपका उत्तर बहुत ही आकर्षक बन जाएगा और जांच करता बाग बाग हो जाएगा। हाँ, आपका चेहरा नहीं देखा, आपसे परिचय नहीं हुआ, लेकिन आपकी रचना से रूबरू होकर के वह, हाँ, अगर 20 अंक है तो 18 तक दे देगा वो, अगर आपने अपने उत्तर को अच्छी तरह से सजाया है। उसके बाद लेखक ने वही प्रश्न अपनी और किन 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 रचनाओं में उठाया है। ठीक है, तो इसमें मान लो लेखक का जो चरित्र होता है, जो उसकी उसकी दृष्टि होती है, वो उसकी हर रचना में प्रतिफलित होती है कमोवेश। कोई दृष्टिकोण किसी रचना में अधिक, कोई दृष्टिकोण किसी रचना में कम, लेकिन वो घूम फिर कर उसके जो विचार हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसलिए आपको 2-4 रचनाओं का उदाहरण दे करके उसमें फलाना ऐसे लिखेंगे। गोदान में है गरीब जनता, होरी एक किसान है, गरीब किसान है, उसका ये उसी में जो है धनिया उसकी पत्नी, वो दब्बू नहीं है, होरी दब्बू है, लेकिन यह लड़ाकू है। हाँ, भारतीय संस्कृति में विश्वास है और जातिवाद को नहीं मानती। उसने उसको दलित लड़की को जब उसका बेटा ले आया तो उसको उसने अपने घर में स्थान दिया, उसके लिए जुर्माना भी भर दिया समाज में। तो ये सारी चीज़ें आप 2-4, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चुंबक में स्पर्श करते हुए 2-4 उदाहरण देंगे कि लेखक ये भी लिखेंगे कि लेखक का दृष्टिकोण, उसका स्वभाव जैसा होता है, उसका दृष्टिकोण जो होता है वह है वही, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख दीजिए, और वह उसकी हर रचना में कमोवेश प्रतिफलित होता रहता है। हाँ, वह उस दायरे से निकल नहीं पाता। भारतेंदु विनोदी स्वभाव के हैं, तो वो राष्ट्र प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं, रूढ़ी का विरोध करते हैं और जागरूक समाज में जागृति फैलाना चाहते हैं, लेकिन हर बात वो विनोदी ढंग से, हास्य परक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, गंभीरता से नहीं। उसमें गंभीरता भी होती है, गांभीर्य भी होता है, और हास्य के माध्यम से उस दृष्टिकोण को वो अधिक गहरा बना देते हैं। हैं? चना मेरा चना खा गए गोरे, गोरे खा गए चना, मतलब पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब है अंग्रेजी राज में किस तरह से लूट मार हो रहा था, आम जनता को किस तरह से परेशान किया जा रहा था, उसका विनोदी ढंग से लिख दिया। हाँ, चूरन जो साहब लोग खाता, दूनी रिश्वत हजम कर जाता। इस तरह से हर बात को वो विनोदी ढंग से वो डालते हैं, जो क्या कहते हैं, शासक के अत्याचारों के बारे में थोड़ा सा परोक्ष रूप से वो करते हैं। तो इस तरह से अन्य किन रचनाओं में इसका वही दृष्टिकोण आया है। फिर प्रश्न में पूछे गए प्रसंग, अब 5वें बिंदु पर आप प्रश्न में क्या बिंदु पूछा गया है। मान लीजिए पूछा गया है कि भारतेंदु को अंग्रेज शासकों से बड़ा प्रेम था, वो राष्ट्रभक्ति उनका दिखावा था और उन्हें राजभक्ति अधिक प्यारी थी। अगर प्रश्न इसकी अपना विचार प्रकट कीजिए, तो इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो आप जो प्रश्न पूछा गया है उसको पहले लिखेंगे। यह आक्षेप उन पर क्यों लगाया जाता है? आक्षेप इसलिए लगाया जाता है, जैसे आपकी किताब में है, जिस कारण से ये आक्षेप उन पर लगाया गया है, उसको आप 1-2 पंक्ति याद करके रखेंगे, उसको ज़रूर लिखेंगे। जैसे मुद्रा राक्षस नाटक में लिखा है उन्होंने, पूरी अमी कटोरियासी चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी, सूरज चांद प्रकाश कर जबलों रहे साथ हूँ सिंधु में पानी, राज करो सुख सो तब लो निज पुज पुत्र और पौत्र समेत सयानी, पालो प्रजागन को सुख सो जग रति
मान करे गुणगान। तो ये 4 पंक्तियाँ आप लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे कि वो जब तक सूरज चांद प्रकाश देते रहेंगे, जब तक सातों समुद्र में पानी रहेगा, तब तक विक्टोरिया रानी अपने पुत्र पौत्र आदि के मतलब परंपरागत ढंग से वंशानुक्रमिक ढंग से आप प्रजागणों का सुख से पालन करें। आप यहाँ पर देखिए विक्टोरिया रानी की प्रशंसा की है, लेकिन साथ में शर्त भी लगाई है कि प्रजागण को पालो, प्रजागण को सुख पूर्वक पालन कीजिए। तो ये जो आक्षेप है, एक ही काफ़ी है, और बहुत सारे हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है। आप उसको लिखेंगे कि उनका जो समय था, उस समय राष्ट्र स्वतंत्रता का जो मतलब स्वतंत्र भारत राष्ट्र की के बारे में जागरूकता इतनी नहीं फैली थी, और उस समय लोग जैसे आजकल बहुत सारे दल बन गए हैं। स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से लोग अलग अलग ग्रुपों में बनकर संघर्ष कर रहे थे, कुछ क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने हथियार उठाकर अंग्रेज़ों का पूर्ण विरोध किया था, उनके खिलाफ सम्मुख समर में अवतीर्ण हुए थे। कुछ लोग जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसकर बम फुटाए। उससे ये सब कुछ मिलाकर जो उसका वो हुआ, उस समय ऐसी भारतेंदु के समय ऐसा कुछ नहीं था, लोगों में जागृति इतनी नहीं थी। उन्हें बस रोजी रोटी ठीक से मिलनी चाहिए और अत्याचार नहीं होने चाहिए, यह भावना थी। तो लोग समझते थे कि ये जो विक्टोरिया रानी राजा जो रानी है वो बहुत ही अच्छी हैं, वो प्रजा को ज़रूर सुख से रखना चाहती है, लेकिन इनके जो चेले चमचे हैं भारत में यहाँ जो शासन कर रहे हैं वही अत्याचार ढा रहे हैं, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन दूसरी बात और भी एक कारण है कि भारतेंदु की दृष्टि यहाँ तक सीमित नहीं थी। वे जानते थे कि यह अंग्रेजी राज का ही प्रभाव है जो भारत में चल रहा है। हाँ, मेरा चना चना खा गए गोरे, हाँ, चूरन जो खाता दूनी रिश्वत हजम कर जाता, तो चूरन पुलिस जो खाते पूरा कानून हजम कर जाते। तो इस तरह से मतलब चूरन का बहाना लेकर के वो परोक्ष रूप से वो कर रहे थे। जहाँ प्रश्न उठता है कि जब विक्टोरिया रानी का सीधे सीधे उन्होंने प्रशंसा की, स्तुति गान किया, वहाँ राष्ट्र प्रेम के बारे में बोलते समय चूरन का चना का सहारा लेने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इसलिए थी कि जब तक जिंदा रहेंगे तभी तो राष्ट्र का कुछ कार्य कर सकेंगे। धीरे धीरे यही चूरन के माध्यम से, यही चना के माध्यम से धीरे लोगों के मन में मतलब परोक्ष रूप से लोगों की दृष्टि आकर्षित करते हुए लोगों में परोक्ष रूप से धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना पनपेगी। उस समय यह समय का तकाजा था कि अपने आप को सुरक्षित रख के राष्ट्र प्रेम की बातें करनी चाहिए, यह आप लिखेंगे। तो इसमें ये अन्य विद्वानों का अभिमत क्या है, एक अलग ये देंगे। अलग अभिमत मतलब ये जो बात लिखी है, किसने लिखी है कि भारतेंदु में राष्ट्र प्रेम कम था या अंग्रेज़ों से प्रेम था, किस आलोचक ने यह बात कही है, उसका नाम लिखेंगे, उसने क्या कहा था वह भी लिखेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी के शब्दों में लिखना है, अगर लिख सके तो अच्छी बात है। ऊर्ध्व विराम दोनों तरफ देने हैं। अगर आपको याद नहीं है तो ऊर्ध्व विराम मत दीजिए, फलाना ने यह बात कही थी कि फलाना ऐसा, वो आपकी शब्दावली उस लेखक की, आलोचक की शब्दावली से अलग हो सकती है, तो आप उसका ये करेंगे। फिर अगला बिंदु होगा इस प्रसंग में आप उन विद्वानों से सहमत हैं या नहीं। आप लिखेंगे हम सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं है? वो तो इतना बड़ा विद्वान बोल रहा है, आप एक विद्यार्थी हैं, आप क्यों उससे सहमत नहीं हैं? तो आप अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। आपको
ये जो कुछ पंक्तियाँ जैसे हैं, चूरन वाला मैंने बताया। फिर आप देख लीजिए ये जो एक जगह है, सब धन चली जात विदेश चली जात है, ठीक है, सारा धन विदेश चला जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, हाँ, पै धन विदेश चली जाती है जात है, अति ख्वारी, यह अति ख्वारी, यही सबसे बड़े दुख की बात है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, महंगाई बढ़ रही है, दिन दिन दूने दुख ईश देत, हाँ, ईश्वर हमें दिन पर दिन अधिक से अधिक दुख देते जा रहा है। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। अंग्रेजों से पहले टैक्स सिस्टम नहीं था। राजा महाराजा जो थे वे फसल जब उगता था, फसल की कटाई हुई, वो 1/4 या 1/2 या एक हिस्सा वो फसल से ही राजा मंगवा लेता था और साल भर कोई टिकस नहीं लगाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो शुरू किया, हर चीज़, हर वस्तु पर टिकस, हर ज़मीन पर टिकस, खेती की टिकस, हाँ, नमक पर टिकस, जंगल पर टिकस, हाँ, जंगल से पत्ते ला रहे हैं, जंगल जात द्रव्य इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर टिकस। ये जो टिकस वाली बात आ गई, मुद्रा, कौड़ियों को निकाल कर पैसे, मुद्राएं जारी कर दी, ये सब चीज़ें जो है ये, हाँ हाँ, भारत भारत दुर्दशा देखी ना जाए। तो ये इस माध्यम से वे धन विदेश चला जाता है, वो लिखते हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन अंग्रेजों का नाम कहीं नहीं दिया, विदेश चला जाता है पैसा। अंग्रेजों का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें अपना जो है, अपनी जान बचाकर राष्ट्र की सेवा करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम बिंदु होगा निष्कर्ष, जो आप लेखक कितना अपने उद्देश्य में सफल हुआ है, ठीक है। और उस आपका जो उत्तर है निष्कर्ष में, उस निष्कर्ष का समर्थन करने वाले जो एक आध और विद्वान जो आलोचक हैं, उनका आप उदाहरण देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका उत्तर सटीक हो जाएगा। अब आइए, उत्तर कितने शब्दों में लिखें और कैसे लिखें। ये जो आपने उत्तर पूरा कर लिया, उत्तर पूरा करने के बाद में आप उत्तर की रूपरेखा, आपने जो जो बिंदु उपशीर्षक बनाए हैं उनको सजाकर उत्तर की रूपरेखा, जो शुरू में, उत्तर के शुरू में आपने स्थान छोड़ा है उसको लिख दीजिए, भूलना मत। और अगर भूलने की संभावना है तो पहले ही लिख दीजिए और थोड़ा थोड़ा स्थान छोड़ छोड़ के लिखिए, ताकि बीच में कोई, अगर आपने कोई अलग नया बिंदु आपने लिखा है तो उसको बीच में आप डाल सकें। उसके बाद आप आइए, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है। देखिए, हर प्रश्न में आप पुराने प्रश्नों को डाउनलोड करके देखिए, उसमें लिखा है इतने शब्दों में लिखिए, और उस प्रश्न का पूर्णांक कितना है देख लीजिए। उसी का सारांश मैंने यहाँ आपको दिया है। जो MHD, MA हिंदी और BA जो स्नातक परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं, उसमें जो शब्द सीमा होती है वो है 5 अंकों के लिए कम से कम 250 शब्द लिखने हैं आपको। और मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से आप लिखेंगे तो 10 अंकों के लिए 500, 15 अंकों के लिए 750, 20 अंकों के लिए 1000 शब्द लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका उससे आगे अपने आप चला जाएगा। हर बिंदु पर कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो जितने अधिक बिंदु होंगे आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना पड़ेगा याद कर करके। तो अपने आप अगर बिंदु नहीं लिखते हैं, उत्तर की रूपरेखा नहीं लिखते हैं, तो क्या होता है, सभी चीज़ें गोलमोल हो जाती हैं। गोलमोल हो जाने से उसकी सजावट जो है वो वैज्ञानिक ढंग से आप सजा नहीं पाते। कौन सा बिंदु बाद में, कौन से एक बिंदु पहले बाद में याद आया, तो उसको आप बीच में नहीं डाल सकते हैं। तो ये है आपका, मान लीजिए संक्षिप्त टिप्पणी है। संक्षिप्त टिप्पणी में आप कुछ बिंदुओं को हटा सकते हैं। हाँ, लेखक के बारे में ज़रूर लिखना है, और जो पाठ का सार है उसको भी हटा देना है। उसको मैं और एक वीडियो उसके लिए आपको बना दूंगा। व्याख्या कैसे
लिखना है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। यह वीडियो जो है यह लंबे प्रश्न के लिए है। फिर पाठ परिचय जो प्रस्तावना है वह 3-4 वाक्यों में दीजिए, प्रकाशन वर्ष जरूर लिखिए उसमें, लेखक ये जो रचना का लेखक परिचय 15-20 वाक्यों में। फिर उनकी कृतियाँ जो है 5-7 कृतियाँ कम से कम, हर विभाग से, कविता, अनुवाद, नाटक, हाँ, ये जो इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने काव्य, आंसू का काव्य, कामायनी महाकाव्य, हाँ, उन्होंने कहानियाँ लिखी, हाँ, ठीक है ना, पुरस्कार, मधुआ, 2-4 नाम आप लिखिए। और उन्होंने नाटक भी लिखे जो बहुत बड़े बड़े नाटक हैं, तो उनमें से इस हर विभाग से 2-4 उदाहरण दे दीजिए। महादेवी वर्मा, उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने संस्मरण लिखे, रेखाचित्र लिखे। हाँ, वो लेखक, उस लेखक को किस कैटेगरी में, किस विभाग में आप डालते हैं, छायावादी कवि या रहस्यवाद या आधुनिक, प्रगतिवाद, किस वाद में आप उनको जोड़ते हैं, वो भी लिखिए उसमें लेखक परिचय में, ठीक है। उसके बाद हर शीर्षक उपशीर्षक के बाद एक पंक्ति खाली छोड़ दें, मैंने बताया था आपको। हर हर विभाग के बाद ये जो शीर्षक उपशीर्षक है उसके थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, ताकि वो पता चले कि यहाँ खत्म हो गया, दूसरा विभाग शुरू हुआ। या अगर आप सोचते हैं कि आपका उत्तर पूरा नहीं पड़ेगा, पूरी पुस्तिका, तो आप क्या करेंगे, जो शीर्षक उपशीर्षक को तीसरी स्याही से, जिस स्याही से आप लिख रहे हैं उत्तर की रूपरेखा, प्रश्न का एक स्याही, उत्तर का एक स्याही, और जो उत्तर की रूपरेखा उसके लिए अलग स्याही का इस्तेमाल करेंगे, और उसी स्याही से ये जो उपशीर्षक आप उत्तर में देते जा रहे हैं उसको लिखेंगे। और एक पीला रंग का, हल्के पीले रंग का आप ये ले लीजिए, हाइलाइटर जो आता है, रंगाई कर देते हैं बैकग्राउंड, तो उसको उसके ऊपर रेखांकित कर देंगे तो वो अलग से पता चलेगा। गाढ़ा मत लीजिए, हरा, नीला या लाल या कथई, वो हाइलाइटर मत लीजिए, हल्का पीला ले लीजिए ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, नहीं तो आपका जो लिखा हुआ आपके शब्द उसमें छुप जाएंगे, और मेरे जैसे बूढ़े जांचकर्ता को चश्मा लगा के उसको गहराई से देखना पड़ेगा, वो संभव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेखक परिचय गया, हर शीर्षक उपशीर्षक के बारे में एक खाली स्थान छोड़ देंगे। फिर उत्तर खत्म होने के बाद, मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर खत्म होते होते जिस पृष्ठ में खत्म हुआ वो 3/4 चला गया है और थोड़ा सा बाकी है, 2-3 पंक्तियाँ बाकी हैं, तो उसको दूसरा अगला उत्तर वहाँ शुरू मत कीजिए, वहाँ लिख दीजिए पीटीओ, और अगले पृष्ठ पर अपना उत्तर, नया उत्तर शुरू कीजिए, ठीक है। अगर पृष्ठ के आधे में खत्म हो रहा है तो जरूर उस पृष्ठ में एक पंक्ति छोड़कर दूसरा प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर लिखिए, प्रश्न संख्या, और प्रश्न संख्या वही हो जो प्रश्न पत्र में है, लिख करके प्रश्न लिख दीजिए, फिर एक पंक्ति छोड़ करके आप अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न के बाद और प्रश्न के पहले और उत्तर से पहले एक पंक्ति जरूर छोड़ना। आप ये आपके उत्तर में शीर्षक उपशीर्षक में पंक्ति ना छोड़ें तो चलेगा, लेकिन इसमें प्रश्न और उत्तर को अलग करने के लिए एक पंक्ति जरूर आपको छोड़ना चाहिए। आप उत्तर पुस्तिका के कलेवर के हिसाब से आप अपना हिसाब कर लीजिए, अक्षर कितने बड़े करने हैं, थोड़ा पास पास लिखिए, बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे तो जांचकर्ता पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न और उत्तर अलग अलग रंगों की कलम से लिखे, मैंने आपको बताया। लाल स्याही वर्जित है, लाल स्याही वर्जित है, लाल स्याही सिर्फ जांचकर्ता के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका नामांकन जो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका मिलते ही पहले उसको पहले मुख्य पृष्ठ भर दीजिए, उसमें अपना नाम और जो एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में, मुख्य पृष्ठ जो है अंग्रेजी अक्षरों से भरना है, और संख्या जो है अंग्रेजी में ही लिखना है। आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो आपका जो प्राप्तांक है वो किसी दूसरे विद्यार्थी के इसमें चला जा सकता है। जैसे हिंदी में देवनागरी में 5 और 7, 7 की लकीर थोड़ी लंबी हो गई तो वो 5 बन जाएगा, 2 को थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दिया वो 3, अंग्रेजी 3 बन जाएगा,
ऐसा ना करें, आप अंग्रेजी अक्षरों से लिखिए, क्योंकि जहाँ जिस केंद्र में आपकी कॉपी जाएगी वो जहाँ से जांचकर्ताओं के पास भेजा जाएगा, वे हो सकता है कि देवनागरी संख्याओं से अवगत ना हो। मान लो जांचकर्ता ने ठीक से लिख दिया, लेकिन वो जो नंबर चढ़ाएगा कंप्यूटर में वो नहीं जानता है। तो ये सब फालतू का, अधिक देश प्रेम मातृभाषा प्रेम मत दिखाइए, वहाँ पर अंग्रेजी में लिखिए। क्योंकि आप गणित पढ़ते हैं स्कूलों में, तो वहाँ पर अंग्रेजी संख्याओं से ही आपको पढ़ाया जाता है। देवनागरी संख्याएं आजकल कहीं उसका उपयोग नहीं होता है स्कूलों के स्कूली स्तर पर, तो बड़े होने के बाद कहाँ से वो होगा। तो यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक विद्यार्थी पीएचडी की विद्यार्थी थी, मैं उसके घर पर गया, वो उनकी बच्चे निकले बाहर, बेटा मम्मी ना, मम्मी बाहर गई हैं, वो पहचानता नहीं था। तो ठीक है, बोल देना कि क्वार्टर नंबर 144, हाँ 144 से जो जो सर रहते हैं वो आए थे। 144, वो हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा, सर 144 क्या, अरे 144 नहीं, 144, 144, अच्छा अच्छा सर, अच्छा अच्छा 144। तो ये चीज़ जो जब जब स्थिति हमारी ऐसी हो गई है, बाजार में सब्जी खरीदता है, मैंने देखा वो भिंडी खरीद रहा था, वो दुकानदार का पूछता है लेडीज़ फिंगर 1 किलो दे दो मुझे, लेडीज़ फिंगर। तो मैं हंसा, रहे भाई लेडीज़ फिंगर क्या है, इसको भिंडी बोलते हैं। वो दुकानदार हक्का पक्का होकर के लेडीज़ फिंगर, वो कद्दू रखा हुआ था, वो उसी के बगल में भिंडी के पास वो कद्दू दिखा रहा है ये। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए चलो थोड़ा सा हास्य करना ज़रूरी था वीडियो में। तो मैंने आपको अपने नाम और नामांकन संख्या वगैरह लिखेंगे। फिर दूसरी बात है, आप जो जिस कलम का इस्तेमाल करते हैं पहले से चेक कीजिए वो रंग गाढ़ा है या नहीं। आप हरे रंग से लिख रहे हैं और वो हरा रंग बहुत हल्का है, वो पढ़ने में नहीं आएगा। नीले स्याही से लिखे हैं। आप देखिए मैंने जो वीडियो बनाया है, इसमें जो मैंने पावर पॉइंट दिए हैं, कहीं आपको हल्का रंग दिखाई देता है, सब गाढ़ा रंग, क्योंकि आप दूर से देखेंगे, आंख लड़ाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। और आपका अक्षर भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लिख रहे हैं जांचकर्ता के लिए, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। वो पढ़ेगा तभी तो आपको नंबर देगा। देखिए हमने लिखा है, आपका लिखा कोई पढ़ेगा तभी तो नंबर देगा। इसलिए इस तरह से आप अपना उत्तर को सजाइए, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। व्याख्या का उत्तर कैसे लिखेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी का उत्तर कैसे लिखेंगे, वो मैं इस पर दूसरा वीडियो बनाकर आपको साझा करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मुझे अधिक समय नहीं मिलता है, ये मेरा दूसरा वीडियो है, साल भर पहले एक डाला था। तो आपकी जो टिप्पणियाँ होंगी, आप अपनी टिप्पणी ज़रूर उसमें लिखें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। जय हिंद।